हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। एक एक चीज़ डिटेल में जानेंगे, हर एक टॉपिक, हर एक एरिया का डिस्कशन करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। इसके बाद आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड होता क्या है, एमबीबीएस अब्रॉड कहाँ से करें, कहाँ से कितनी फ़ीस लगती है, कम से कम फीस में कहाँ से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंट्री कौन सा है एमबीबीएस करने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या हमें एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें एजुकेशन लोन लेके करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। वो सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं अपना सजेशन भी आपको दूंगी कि आपको एमबीबीएस विदेशों से यानी अब्रॉड से करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहली बात हम बात किसकी कर रहे हैं, एमबीबीएस अब्रॉड। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, एमबीबीएस इज़ द बेस्ट डिग्री फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर। ठीक है, अब्रॉड ये आपका बेस्ट डिग्री माना जाता है 12th के बाद, जिससे आप डॉक्टर बन सकते हो। तो इसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स पागल रहते हैं। तो एमबीबीएस अब्रॉड आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्रॉड का मतलब क्या होता है, एक एक चीज़ लेके चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अब्रॉड? अब्रॉड का मतलब इंडिया से बाहर। अब्रॉड मतलब विदेश। विदेशों से आप एमबीबीएस कर सकते हो या नहीं? तो आंसर है बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, विदेश यानी आउट ऑफ इंडिया से क्या आप एमबीबीएस कर सकते हो? आंसर है हाँ, बिल्कुल आप एमबीबीएस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस करने में कितना खर्चा लगता है? तो मैं आपको कंट्री वाइज एक बार खर्चा बता देती हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड करने पे देखो, सबसे पहली बात तो ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं नेपाल, क्योंकि नेपाल हमारे जैसा ही कंट्री है, हिंदी बोली जाती है, क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, तो बच्चे वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं और वहाँ पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है। नेपाल के एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है और इंडिया के मुकाबले नेपाल में कम फीस लगती है। हालांकि जितने मैं एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शन बता रही हूँ उसमें से नेपाल सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे अच्छा और कंफर्टेबल अगर मैं आपको बताऊँ तो नेपाल ही पड़ता है। ठीक है, सो एमबीबीएस जो नेपाल है, नेपाल में केवल 460 सीट्स हैं और इसकी काउंसलिंग कभी कभी बहुत जल्दी ये लोग स्टार्ट करते हैं और सीटें बहुत जल्दी फिल हो जाती है प्री बुकिंग से। ठीक है, और ये आपका 5 ईयर का कोर्स कराता है, 5 साल में आपका जो है एमबीबीएस पूरा करा देता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है इसमें आपका 60 लाख का खर्चा आता है, इंक्लूडिंग आपकी फीस, हॉस्टल एंड मेस, ये सबका मिला जुला के आपका जो है 60 लाख रुपए खर्चा आता है पूरे एमबीबीएस का, पूरे 5 साल का। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं लगता। और नेपाल में ऐसा नहीं है कि इससे आपको एक्स्ट्रा मांग लेंगे, नहीं, इतने में आपका सब कुछ हो जाता है। ठीक है, बहुत हो गया तो 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा होता है, इतने में आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अदर कंट्रीज़ में बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिले हैं कि मतलब मांगा गया इतना, बाद में और चार्जेस बढ़ते गए। हाँ, अगर आपका बैकलॉग नहीं आए तो, बैकलॉग आता है तो फीस उसी हिसाब से आपका हॉस्टल और मेस चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाती है। पेड इंटर्नशिप मैक्सिमम में, यहाँ पे पेड इंटर्नशिप का मैक्सिमम चांस होता है, यानी कि इंटर्नशिप के दौरान आपको पैसे भी एज अ सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो ये नेपाल की बात हो गई। नेपाल मेरे अनुसार वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हो तो। इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी जो सबसे प्रिफर्ड कंट्री होती है स्टूडेंट्स की, वो होती है रशिया। आप कहोगे मैम रशिया में तो वॉर चल रहा है। अरे इतना नहीं चल रहा, इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि वहाँ जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो एमबीबीएस रशिया की बात करें तो लगभग वहाँ पे 8 से 9 हज़ार बच्चे पर ईयर जाते हैं। 8 से 9 हज़ार बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं लगभग हर साल, क्योंकि इंडिया का मित्र देश माना जाता है रशिया। बहुत अच्छा मतलब व्यवहार है इंडिया का रशिया से, तो इसलिए ऐसे कंट्री में ही जाना हम लोग प्रेफर करते हैं जहाँ मतलब जो तालमेल हो वो अच्छा हो इंडिया का। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फीस आपकी लगती है वो 25 लाख से लेकर के 40 लाख तक लगती है। अब आप बहुत अच्छे कॉलेज में वहाँ एडमिशन लोगे तो 40 लाख तक जाएगा, नॉर्मल से कॉलेज में लोगे 25 लाख तक जाएगा। आपकी मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है। तो 25 से 40 लाख रुपए में आपका काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन आप
4-5 लाख एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो, क्योंकि इतना आपका एक्स्ट्रा खर्च भी आ सकता है वहाँ पे, क्योंकि रशिया इज़ नॉट वेरी चीप कंट्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही मान के चलो, प्लस अपना खर्चे का आप अलग से मान के चलो, ठीक है। अपना खर्चा तो स्टूडेंट अपने आप देखता है ना, जैसे मान लो आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ की फ़ीस, हॉस्टल, मेस, ये सब आपको मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी है कि आपके जेब खर्चे के लिए पैसा इसमें से नहीं आएगा, आपको एडिशनल लेके चलना पड़ेगा, और विदेशों में जेब खर्चे के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। सो मेक श्योर कि आपके पास इतना अमाउंट हो। आप ऐसा नहीं कि आप 25 लाख रुपए जुटा करके सोचे कि हम MBBS करने चल देते हैं, नहीं, आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए विपरीत परिस्थितियों के लिए। आपके जाने का खर्चा लगेगा, आपके घर आने का खर्चा लगेगा, फ्लाइट का भी खर्चा लगता है, आपके रहने का, लिविंग एक्सपेंसेस का भी एडिशनल जो खर्चा है वो सब लगता है। तो कम से कम 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा मान के चलो सबके लिए। जितना भी मैं कोर्स बता रही हूँ, कोर्स की फीस तो इतनी है, इतनी में आपका सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन एडिशनल खर्चे भी तो होते हैं ना इंसान के, उसके लिए आप कम से कम 10 लाख एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि ये मतलब चीप कंट्री नहीं है, एक्सपेंसिव कंट्री है, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो बांग्लादेश को प्रिफर किया जाता है, पर मैं बांग्लादेश में आपको जाने नहीं कहूँगी क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं बांग्लादेश में, आपको बता दे रही हूँ, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि बांग्लादेश से MBBS करने जाया जाए, पर स्टूडेंट्स जाते हैं हर साल। लगभग जो है आपके 2 से 3 हज़ार बच्चे जो है बांग्लादेश से MBBS करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश से MBBS करने के लिए आपको 35 से 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, 35 लाख से 50 लाख रुपए का खर्चा आता है, 35 से 50 लाख रुपए का आपका पूरा MBBS का खर्चा आता है। लेकिन ये एक तरह से मैं क्या कहूँ, फ्रॉड टाइप का है, क्योंकि इस देश में जो जितना बताया जाता है उससे कहीं ज़्यादा आपका लग जाता है। सो ऐसे फ्रॉड्स में आप लोग ना फंसे। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा जो है वो है आपका उज्बेकिस्तान। जस्ट अ मिनट। उज्बेकिस्तान में भी करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जितना मांगते हैं आगे चल के उससे ज़्यादा फीस लेते रहते हैं। पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पर ईयर 2.5 से 3 के बच्चे तक जाते हैं, और ये मतलब सुइटेबल कंट्री है, आप यहाँ जा सकते हो, ठीक है। बाकी जो खर्चा है वो 24 से आपका 30 लाख शुरुआत में मांगा जाता है, लेकिन आप मान के चलो कि 10 लाख आपको और एक्स्ट्रा लग जाना है। इस कंट्री में करप्शन कई बार देखा गया है कि शुरुआत में इतना सा बताया, बाद में बढ़ा दिया, तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो है आपका वो है किर्गिस्तान। यूक्रेन में भी स्टूडेंट जाते थे, पर मैं यूक्रेन में जाना अब आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। तो किर्गिस्तान में जो है वो भी बच्चे आपके 2000 से 3000 बच्चे हर साल जाते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, और यहाँ भी जो आपका है वो 25 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है, और ये भी एक ठीक ठाक कंट्री है, करप्शन कम देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। सो करप्शन कहने का मतलब जितना कहा गया उससे ज़्यादा फीस मांगा जा रहा है हर एक कंट्री में जहाँ भी आप जा रहे हो। मैं सबसे बेस्ट अगर बताऊंगी तो सबसे बेस्ट आपके लिए नेपाल रहेगा। सबसे बेस्ट अगर आपके लिए कुछ कहूँ तो नेपाल रहेगा। जितना वो बोल रहे हैं उतना ही लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, अभी तक तो यही देखा गया है। प्लस यहाँ पे इंडियन सब कुछ रहता है, इंडियन के लिए मैक्सिमम अफोर्डेबल चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। बाकी कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रगल देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो हम आगे अभी बात करेंगे। तो ये कंट्रीज़ जो है मैं सजेस्ट करूँगी आपको, अगर MBBS करना है तो इन कंट्रीज़ से आप करो। अब आगे बात कर लेते हैं, MBBS अब्रॉड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, समझो ध्यान से। पहली बात तो आपको NMC की कुछ गाइडलाइन है, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। किसकी गाइडलाइन? NMC गाइडलाइंस। NMC गाइडलाइंस क्या होती है? NMC गाइडलाइंस होती हैं आपकी नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस। उसके कुछ रूल हैं, इस रूल को फॉलो करते हुए ही आप MBBS करना। अगर इस रूल को आप फॉलो नहीं करते हो, आपके MBBS करने का कोई मतलब नहीं है। रूल क्या क्या है? रूल आपका है, रूल नंबर 1 है कि सबसे पहली बात आपका जो है कम से कम मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हो। मिनिमम 17 ईयर्स एज। कब तक? आपका 31 दिसंबर, जैसे मान लो आप 2025 में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो 31 दिसंबर 2025 तक आपका जो है 17 साल कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। इससे आप कम पे एडमिशन ले रहे हो तो वो डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी, आप फिर बाहर का ही सोचना। ऐसा कुछ गाइडलाइंस है। नेक्स्ट, आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए।
नीट क्वालिफाइड होने के बिना आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते। और आपका 3 साल तक का, अगर मान लो लास्ट 3 ईयर्स में, मान लो आपने इस साल नीट क्वालिफाई नहीं किया, पिछले साल किया था या उसके पिछले साल किया था, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि नीट आपने इसी साल दिया तो उसके मार्क्स इसी साल दे करके काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन विदेशों में आपको जाना है तो 3 साल का मार्क्स आप कंसिडर कर सकते हो। 3 साल में से जब भी आप क्वालिफाई हो उसका मार्क्स कंसिडर हो जाएगा। इस समय की बात कर दूँ तो इस समय का जो है, इस समय का जस्ट अ मिनट, इस समय का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लगभग 113 जाने वाला है फॉर जनरल कैटेगरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और 93 जाने वाला है फॉर SC ST कैटेगरी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा, थर्ड रूल जो है वो आपका जो कोर्स है 54 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो आपके जो ईयर्स है कम ईयर्स में कोर्स करा देती हैं, जैसे कि 4 साल में आपका कोर्स करा देती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 54 मंथ्स का आपका कोर्स होना चाहिए, वरना आप जो है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इसके बाद जो चौथी बात है वो आपका इंटर्नशिप शुड बी अलाइड विथ कोर्स, शुड बी अलाइड विथ कोर्स। यानी आपको किसी ऐसे जगह से MBBS नहीं करना है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप या प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही। इंटर्नशिप का मतलब होता है आपने जो 5 साल सीखा है उसे आप अप्लाई करो, आप पेशेंट्स के साथ ट्रीट करो, आप वहाँ सीखो। जब तक आपका इंटर्नशिप नहीं होगा तब तक आपकी MBBS कंप्लीट नहीं मानी जाती है। सो आप जहाँ से भी कोर्स कर रहे हो वहाँ का कोई हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ से आप इंटर्नशिप कर सको। बिना इंटर्नशिप के आपकी डिग्री अमान्य है। ठीक है, इसके बाद पांचवी बात, लाइसेंस के बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नो प्रैक्टिस। लाइसेंस के बिना आपकी डिग्री एकदम बेकार है, आप डॉक्टर का काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, और लाइसेंस के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं। और एक बात, लाइसेंस का एग्जाम आपके 12th पास होने के बाद विद इन आपको 10 ईयर्स, कौन सा पॉइंट था ये मैं देख लेती हूँ, 6वां पॉइंट ना, विद इन 10 ईयर्स आपको क्या करना होता है, लाइसेंस वाला एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई। देखो 5 साल का तो आपका MBBS ही हो गया, यार मान के चलो खींचते खांचते आपका 6 साल लग जाता है, 6 साल आपका क्या लग जाता है, MBBS लग जाता है। इसके बाद आपको 4 साल और एक्स्ट्रा मिलेंगे तैयारी के लिए, 4 ईयर्स के अंदर आपको लाइसेंस वाले एग्जाम क्रैक करने होंगे। लाइसेंस वाला सबसे पॉपुलर एग्जाम है आपका नेक्स्ट, और दूसरा आपका एग्जाम है FMGE। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपको ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जाके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना आप MBBS की डिग्री टॉप करके ले आओ, MBBS में आप टॉप कर लो। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हो तो इंडिया में डॉक्टर की तरह काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया में डॉक्टर की तरह काम करना है तो ये सारे जो 6 रूल हैं उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इंडिया में आने के बाद आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम आसान नहीं होते हैं, ये एग्ज़ाम टफ होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फॉरेन से MBBS करना चाहिए, वहाँ के मैम आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन आप उनके प्रॉब्लम्स भी बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है फॉरेन से MBBS करने में। तो वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको गिनवा देती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स दिमाग में रहेंगी तो आप सोचो कि आप उससे टैकल कर पाओगे या नहीं, आप उससे लड़ पाओगे कि नहीं। अगर आप नहीं लड़ पाओगे तो आपके पूरे पैसे बर्बाद होने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको बाहर में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की होती है, जो जैसे मान लो आपने नीट क्वालिफाई किया, आपकी अच्छी तैयारी नहीं थी, इसका जाहिर सा मतलब है कि नीट एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छी तैयारी नहीं थी, तभी तो आप क्वालिफाई बस करके विदेश में MBBS करने जा रहे हो। या फिर अच्छी थी भी तो हो सकता है कोई इंसिडेंट आपके साथ घट गया हो जिसकी वजह से आपका नीट एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि स्टूडेंट की अच्छी तैयारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो इंडिया में MBBS क्लियर नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट की उतनी अच्छी तैयारी नहीं है कि इंडिया में जो MBBS के लिए कट ऑफ जाती है वो क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम बाहर से MBBS कर लेते हैं, हमारे पास पैसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाहर से MBBS करना कोई हल नहीं है आपके लिए। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो 5 साल पढ़ के भी आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, और 5 साल पढ़ने के बाद एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम आपके माथे पे दस्तक देने वाला है। वो एग्ज़ाम है आपका
वो एग्ज़ाम है आपका FMGE एंड आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आपके माथे पे गरजने वाला है और ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर किए बिना आप इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बस आपकी डिग्री मात्र रह जाएगी, आप क्लिनिक खोल नहीं पाओगे, आप डॉक्टर कहला नहीं पाओगे। तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं अभी हमने एमबीबीएस के लिए नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं, हम जाके एडमिशन ले लेते हैं, बाद में 5 साल पढ़ लेंगे, तो 5 साल पढ़ना आपके लिए बहुत टफ टास्क होता है, क्योंकि वो टोटल एक न्यू कंट्री है। वहाँ पे जैसे इंडिया में जितनी फ्रीडम मिलती है उससे कुछ ज़्यादा ही आपको फ्रीडम मिलती है वहाँ पे। तो जो बच्चे होते हैं उनके भटकने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और उन्हें संभलते संभलते 3-4 साल लग जाते हैं, और 3-4 साल वो संभलेंगे, उसके बाद 1-2 साल पढ़ाई करेंगे, तो ये एग्ज़ाम तो नहीं निकलने वाला 1-2 साल में। आप हाँ मतलब 17-18 घंटा पढ़ने लगो तो बात अलग है, ठीक है, तो बात अलग है, तो निकल सकता है। लेकिन आप अगर नॉर्मली पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहो तो नहीं हो सकता, और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है कि आपको डिग्री कहीं से खरीद के मिल जाएगी या पैसे दे के मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करना ही पड़ेगा अगर इंडिया में आपको डॉक्टर बनना है। हाँ, विदेशों में आपको डॉक्टर बनना है, नो प्रॉब्लम, विदेशों के भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे विदेश होते हैं जहाँ पे सिर्फ एमबीबीएस डिग्री भी एक्सेप्टेड होती है, वहाँ आप जाके काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ फिर सैलरी भी कम रहेगी, ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ा लॉस होता है उन स्टूडेंट्स का जो एमबीबीएस अब्रॉड करते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं है, वो अभी संभले नहीं हैं, वो जाके 5 साल एमबीबीएस करेंगे और फिर पूरा अपना फोकस लगाएंगे इसको क्लियर करने में, जो कि बहुत टफ टास्क होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये है। और ये चैलेंज सिर्फ फॉरेन में एमबीबीएस वालों का नहीं है, इंडिया में भी अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो लाइसेंस के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम के दिए बिना आप इंडिया में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो एमबीबीएस की ये हार्श रियलिटी है, लेकिन है ज़रूर, ठीक है। अच्छा, अगली बात, दूसरा सबसे बड़ी बात होती है खर्चा। एक अगर मिडिल क्लास वाली फैमिली का या अपर मिडिल क्लास की बात करूं, वो अगर जाता है और वो सोचता है 35-30 लाख में हमारा काश काम हो जाता, तो नहीं हो पाता डियर स्टूडेंट्स। 35-30 लाख से ज़्यादा आपको मान के चलना पड़ता है। आप मान के चलो कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, आप मान के चलो कि आपके 5-6 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा मान के चलना पड़ेगा, यहाँ वहाँ कहीं तो लग जाएंगे। और नेक्स्ट बात, घर आना। अगर आप घर बार बार आने के आदती हो, बार बार आप बीच बीच में घर आते जाते रहते हो या घर पे ही रहते हो, तो आपके लिए बाहर में सर्वाइव करना बहुत टफ टास्क होता है। हालांकि ये सब चीज़ें मतलब आप मैनेज कर सकते हो, सबसे बड़ा टास्क तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, आपका एग्ज़ाम और खर्चा। बाकी सारी चीज़ें जो बता रही हूँ वो कुछ बच्चे मैनेज कर ले जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको गिनवा दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना आप क्या मैनेज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, घर आना, आप अगर पढ़ने जा रहे हो और आपके पास बहुत सफिशिएंट खर्चा नहीं है, तो घर आने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ़्लाइट्स के भी खर्चे अच्छे खासे होते हैं। अगर मैं बात करूँ नेपाल को छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह फ़्लाइट में अगर आप जाने वाले हो तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपके फ़्लाइट के खर्चा आएगा एक तरफ का, इतना मिनिमम खर्चा आ जाता है। रशिया वगैरह अगर आपको जाना है तो नॉर्मल से नॉर्मल फ़्लाइट में भी आपका 25 से 30 हज़ार रुपये एक तरफ का लगेगा सिर्फ आने का। बात समझ में आ रही है? सो घर आने जाने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो फिर खर्चा भी उस हिसाब से सोच लेना। नेक्स्ट, चौथी बात, बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। करप्शन कहने का मतलब आपसे शुरुआत में तो कह दिया गया 25 लाख रुपए में एडमिशन हो जाएगा, 15 लाख में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन खींचते वो लोग 40 लाख तक तो ले ही जाते हैं। मैक्सिमम जगह देखा गया है खींचते हुए वो 40 लाख तक ले जाते हैं। सो ये करप्शन देखने को मिलता है बाहरी कंट्रीज़ में, ठीक है। नेपाल में अभी तक नहीं देखने को मिला है, बहुत रेयर देखने को मिला है, लेकिन नेपाल में आप अच्छा मान सकते हो। बाकी जगह तो मेरे अनुसार काफ़ी ज़्यादा बार करप्शन देखने को मिला है, ठीक है। पांचवी बात, क्लाइमेट। बहुत बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट को क्लाइमेट से टैकल करना, क्योंकि इंडिया में क्या है, गर्मी सर्दी बसंत ऋतु ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो बाहर से एमबीबीएस है, नेपाल बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अक्सर आपको ठंडा मौसम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम, और बहुत लंबे समय तक, बहुत सारे महीनों तक ठंडा मौसम रहता है। तो कई बार स्टूडेंट्स उस मौसम में टैकल नहीं कर पाते। जैसे मैं हूँ, मुझे ठंडे इन्वायरमेंट से अगर लंबे समय तक रहे तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है, मैं ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हूँ। साइनस की प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, तो ऐसे क्लाइमेट में आपके लिए टैकल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो क्लाइमेट के बारे में भी आप एक बार सोच लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ईटिंग, खाने से रिलेटेड।
ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इंडिया में खाने के ऑप्शन मिल रहे हैं वो वहाँ पे मिल रहे हों। हो सकता है जो चीज़ें मतलब 4-5 साल तक एक नया खाना, एक नया कल्चर, एक नया तरह का लिविंग आपके लिए अडाप्ट कर पाना काफ़ी टफ टास्क होता है, क्योंकि वहाँ कुछ नए तरह की सब्जियाँ हैं, कुछ नए तरह के खाने के तरीके हैं, कुछ बनाने का तरीका अलग है, पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं आ रहा। तो ऐसा सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद खाना बनाते हैं। ठीक है, खुद क्या करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, खुद खाना बनाते हैं। तो आपको खाना बनाने का भी मतलब एक बार सोचना पड़ेगा कि आप हैंडल कर सकते हो या नहीं। हालांकि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पर मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है। ठीक है, छठवीं चीज़ आपको, आप जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हो, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ज़्यादातर जगह आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन एसेंट जानते हो ना, एसेंट मायने रखता है, बोली का प्रभाव मायने रखता है। जैसे मान लो कोई साउथ का, अगर इंडिया में ही कोई साउथ का आदमी अगर इंग्लिश बोल रहा है और नॉर्थ का आदमी अगर इंग्लिश बोल रहा है, दोनों की इंग्लिश में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह आप अगर रशिया जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, वहाँ जो इंग्लिश बोल रहे होंगे उनके एसेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो कई बार बच्चा कॉपी नहीं कर पाता, टीचर पढ़ा क्या रहा है, टीचर बता के क्या गया, कई बार बच्चा कॉपी ही नहीं कर पाता। और जब कॉपी नहीं कर पाता तो समझेगा क्या, और समझेगा नहीं तो पढ़ेगा क्या। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और एक और बात, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के लोकल लोग ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपसे बात करें। हो सकता है वहाँ के लोकल लोग आपसे इंग्लिश ना जानते हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़े। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको अगर आप टैकल कर सकते हो तो बिल्कुल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट बात, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि क्या हम एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई कर लें, क्या हम एजुकेशन लोन लेकर के MBBS कर लें। तो मैं अगर सजेशन दूं तो नहीं, MBBS को आपको लोन लेके नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि लोन लेने का तरीका मैंने इस वीडियो में सिखा दिया है। अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट हो कि मैं लोन लेके ही पढ़ूंगा तो आप देख सकते हो, मैंने तरीका समझाया है कैसे लोन लेते हैं। लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोन लेके पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि मैं रीज़न बता देती हूँ कि आप मान लो लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं थे और आपने बहुत ज़्यादा पैसे का लोन ले लिया और आपने पढ़ाई कर रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और उतनी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती है। बाहरों में कंपटीशन कम रहता है, इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, खाना पीना सही नहीं है, तो उस केस में उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती जितना आप सोच के आए हो। ये एक रियल फैक्ट की बात है, किसी से भी पूछ लो, पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पाती जिस लेवल की होनी चाहिए। तो जब आप लोन लेके जाते हो ना, तो आपके दिमाग पे ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, दूसरा बात ये, जब आप MBBS की बाहर में विदेशों में पढ़ाई करते हो और लोन लेके पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको लोन की एक ड्यूरेशन होती है जो आपको चुकानी होती है। मान लेते हैं आपने 6 साल बाद का ड्यूरेशन लिया है चुकाने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप MBBS करके आए तुरंत आपकी नौकरी लग गई और तुरंत आप लोन चुकाने लग जाओगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। नौकरी लगना कोई ऐसे चुटकी बजाने की बात नहीं होती है कि MBBS हो गया तो आपकी नौकरी फिक्स है, ऐसा नहीं होता। MBBS होने के बाद आप लाइसेंस एग्जाम दोगे, लाइसेंस एग्जाम देने के बाद भर्तियों का वेट करोगे, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की या प्राइवेट में वैकेंसी का वेट करोगे, वेट करने के बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे और अप्लाई करते ही अपना खर्चा देखोगे कि लोन भरोगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर आपका पहले से ही बहुत अच्छा खासा हॉस्पिटल है, जाके आपको वहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो आपको सिर्फ एक बात सोचने की ज़रूरत है कि आप लाइसेंस वाला एग्ज़ाम कैसे क्रैक करोगे। ठीक है, तो वहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक कोई मिडिल क्लास बच्चा है जिसका कोई डॉक्टर वाला बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कैसे टैकल करेगा लोन लेकर के, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है। सो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि कोई बच्चा लोन लेके पढ़ाई करे, वो भी MBBS की पढ़ाई। लोन लेके सिर्फ वो पढ़ाई आपको करनी चाहिए जिसके पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट की गारंटी होती है कि आपका प्लेसमेंट लगेगा। जैसे कि MBA करने के बाद गारंटी होती है कि आपका प्लेसमेंट लगेगा। ठीक है, तो जो मतलब ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बाद गारंटी होती है प्लेसमेंट की, सिर्फ उसी के लिए लोन लेना चाहिए। अदर किसी भी जो आपका अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आगे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, सो मैंने आज की वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया MBBS अब्रॉड के बारे में। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।